हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो दिव्या एक ऐसा उपन्यास है, ठीक है, दिव्या एक ऐसा उपन्यास है जो 1945 के वर्ष में लिखा गया। और अक्सर मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं या खुद भी जब मैं पढ़ता था शुरुआत में, तो मुझे लगता था कि क्या भारी भरकम भाषा है दिव्या की। लेकिन आज हम डिकोड करेंगे, हम कहानी पे भी बात करेंगे दिव्या की, और हम बात करेंगे कि क्या है मुख्यतः दिव्या का कथ्य, क्या है कथानक, क्या है कथा वस्तु, क्या है। और हम लोग बाद में ये भी कोशिश करेंगे कि दिव्या के जो विभिन्न एंगल्स हैं, अदर एंगल्स जो बीच में उसमें आते हैं, हम उसकी भी बात करें अगर हम दिव्या के लिए बात करें, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें, जैसे दिव्या एक उपन्यास कब का है, मैंने बताया कि ये ठीक है, दिव्या की रचना 1945 में, वर्ष 1945 में दिव्या को यशपाल जी ने लिखा। बौद्धकालीन समाज में नारी की जो पीड़ा है, मैं कहानी पे आऊंगा, घबराना नहीं, मैं कहानी भी बात करूंगा अभी। तो बौद्धकालीन समाज में जो नारी की पीड़ा है उसका वर्णन यहां पे किया गया है, ठीक है। बौद्धकालीन समाज में नारी की जो पीड़ा है कहीं ना कहीं उसे उजागर किया गया है। उसका जो संघर्ष है, जो सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं, वो सभी चीजें, ठीक है, न सिर्फ नारी की पीड़ा, और साथ में जो सामाजिक असमानताएं, कहीं ना कहीं ये सब हमको दिव्या में देखने को मिलते हैं। एक उपन्यास के तौर पर जब हम दिव्या को देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस समय की जो सामाजिक संरचना है, उस समय जब हम दास प्रथा की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, नारी की स्थिति की बात करते हैं, तो इन सारे विषयों पे भी जो उपन्यास है वो अपनी दृष्टि डालता है। यह उपन्यास जब आप पढ़ोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे। तो अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो कुछ और बिंदु जिसमें आपको उपन्यास दृष्टिपात करते नजर आएगा, तो क्या क्या है। आप उस समय पे जो समय की सामाजिक संरचना है, ठीक है, सामाजिक संरचना है, ठीक है। दास प्रथा जो है, ठीक है, दास प्रथा जो है, इस पे अगर आप देखोगे तो ठीक है। और वर्ण व्यवस्था, नारी, एक मिनट, जो वर्ण व्यवस्था है उस पे बाकायदा आपको इस पे बहुत से बिंदु दिखेंगे। नारी की पीड़ा के बारे में मैं पहले बात ही कर चुका हूं। तो दिव्या एक ऐसा उपन्यास है, भारी भरकम भाषा है, शिल्प भी बड़ा ही गठा हुआ सा शिल्प है, लेकिन बहुत से ऐसे बिंदुओं पे बात करता है बुद्ध काल के, जो आज भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रूप में, लेकिन आज भी आपको देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें दिव्या उपन्यास की, ठीक। तो दिव्या के कुछ, देखो, कहानी में बता रहा हूं, स्टोरी बता रहा हूं, और डिटेल में भी बताऊंगा, और ग्रुप पे मैं आपको उसकी कहानी की डिटेल समरी भी दे दूंगा। मैं बता रहा हूं क्यों। बहुत से लोग बचते हैं दिव्या उपन्यास को पढ़ने से, उन्हें नहीं बचना चाहिए। उन्हें दिव्या उपन्यास उसी तारतम्यता के साथ पढ़ते रहना चाहिए। चूंकि दिव्या एक ऐसा उपन्यास है जो थोड़ा सा समय मांगता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि हम चलो बाद में उपन्यास पढ़ेंगे डिटेल से, सर आप हमें PDF दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको उसकी समरी, जो डिटेल्ड कहानी है उसकी समरी का PDF दे दूंगा, जो 3-3.5 वर्ड का है, इतना मुझे याद आ रहा है। तो वो एक बार पढ़ लेना उसको। एक कहानी तो मैं खैर बता भी दूंगा कि वास्तविकता में उपन्यास में क्या चीजें हैं, लेकिन ये आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आप उस उपन्यास को पढ़ें। लेखक ने जो मेहनत की है और जिस कारण आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हिंदी साहित्य लेके आए हैं, तो आपको भी वो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई दिव्या की बात, ठीक है। कहानी
सागल नगरी मधु पर्व से शुरू जो होती है और फिर वो दिव्या और मारीश के बीच का जो संवाद होता है वहां पे खत्म होती है। इस दौरान कहानी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरती हुई उस सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है जो हम किताबों में पढ़ा करते थे इतिहास की। ठीक है, हमने जब ऋग वैदिक काल की बात की और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात की, तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जाते समय, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जाते समय हमने एक समाज में बड़ा बदलाव देखा। उस बदलाव की साक्षी जो सबसे ज्यादा रही वो महिलाएं रही, चूंकि पितृसत्ता बढ़ गई, पितृसत्ता ज्यादा देखने को मिली, सामाजिक कुरीतियां आपको बढ़ी हुई दिखी। और इस कारण हम देखते हैं कि जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ये वैदिक धर्म के समानांतर आपको खड़े होते हुए दिखते हैं जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ छटाएं, वो जो कुरीतियां थी, कुछ कुछ चीजें आपको दिव्या उपन्यास में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सागल नगरी मधु पर्व से शुरू होती है, दिव्या को सरस्वती पुत्री का सम्मान मिलता है, पृथुसेन सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित होता है। ठीक है, मैं अभी आऊंगा, कहानी पे आऊंगा, अभी मैं एक सार बता रहा हूं क्योंकि कुछ पात्रों को बताने के बाद मैं कहानी पे, ताकि आपको जब आगे कहानी बताऊं तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो दिव्या को सरस्वती पुत्री का सम्मान मिलता है, जो पृथुसेन है सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित किया जाता है। ठीक है, दासपुत्र है पृथुसेन, दिव्या उच्च कुल की कन्या है। ठीक है, जो कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करती है। पृथुसेन दास पुत्र है, शौर्य से प्रेम के लिए जाना जाता है। समाज में उसके शौर्य के कारण उसको सम्मान नहीं मिलता, जिससे थोड़ा सा कुंठित भी हो जाता है, चूंकि वो दास पुत्र था। तो ये चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। आपने कर्ण के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, माइथोलॉजी में बड़ा चरित्र है वो, जो उनको भी सूत पुत्र कहा जाता है और उनको भी साइड कर दिया जाता है। सेम चीज यहाँ पे, तो वो पृथुसेन है। ठीक है, तो दिव्या और पृथुसेन के बीच एक प्रेम संबंध विकसित होता है, लेकिन सामाजिक बाधाओं और पृथुसेन की युद्ध में व्यस्तता के कारण वे अलग हो जाते हैं। दिव्या गर्भवती होने के बाद समाज के तिरस्कार से बचने के लिए घर छोड़ देती है और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करती है। ठीक है, होता है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल आप यहां पे दिव्या को आप कहीं ना कहीं उस कमली और प्रशांत से जोड़ सकते हैं जो महिला आंचल के थे। ठीक है, तो घर छोड़ देती है दिव्या। ठीक है, वो रत्न प्रभा एक किरदार है जिनकी चतुशाला में वो नृत्यांगना बनती हैं दिव्या जी। वहां पे उनकी कला की प्रशंसा होती है क्योंकि कलावान तो थी ही वो। बाद में देवी मल्लिका उसे अपनी उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। मैं आऊंगा, मैं कहानी पे आऊंगा, ये बस एक छोटी सी आपको समरी बता रहा हूं दिव्या उपन्यास की। ठीक है, तो जो देवी मल्लिका है वो अपनी उत्तराधिकारिणी बनाना चाहती है, लेकिन वहां पे विरोध होता है और दिव्या वहां से चली जाती है। और लास्ट में आप देखोगे कि अभी मैं उस संवाद तक भी आऊंगा कि जो मारिश है, एक किरदार आपको मारिश का भी दिखेगा यहाँ पे इस दिव्या उपन्यास में। ठीक है, जो दिव्या का अंतिम साथी है, जो उसे दिशा प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं मल्लिका के बारे में बता रहा था। जो मल्लिका है वो प्रसिद्ध राज नर्तकी। ठीक है, और दिव्या को भी वो राज नर्तक बनाना चाहती। आप एक उपन्यास, इसी बात पे मेरे ध्यान आ रहा है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैशाली की नगर वधू, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, पढ़ना उसको। ठीक है, कुछ साम्य आपको देखने को मिलेगा दिव्या से। ठीक है, तो जब मैं दिव्या की बात करता हूं तो दिव्या के जो अगर चार प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो दिव्या, पृथुसेन, मल्लिका और मारिश, ये चार पात्र हैं और कहानी यहीं पे घूमती है। अंतसेन में आपको पृथुसेन भी दिखेंगे, मारिश भी दिखेंगे और दिव्या भी दिखेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो व्यक्ति उनको वैसी दशा में सपोर्ट करता है और आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, दिव्या उसके साथ जाती है। दिव्या पृथुसेन के साथ में नहीं जाती। ये कहानी का अंत आएगा, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन किरदारों की एक बार बात कर लेते हैं। तो प्रमुख पात्र जो है ना, ठीक है, यह एक काम करता हूं, रुको।
ठीक है। प्रमुख पात्र ऑफ कोर्स सबसे पहले दिव्या, ठीक है, उसके बाद पृथुसेन, ठीक, दिव्या, पृथुसेन, मल्लिका, ठीक है, दिव्या, पृथुसेन, देवी मल्लिका और मारिश, ठीक। मैं सबसे प्रमुख पात्रों की बात कर रहा हूं क्योंकि इन पात्रों को केंद्रीय रूप से समझना जरूरी है, इसलिए सबसे शुरुआत में इनकी बात की, ठीक है। दिव्या कौन है? ये उपन्यास की नायिका है आपकी, दिव्या उपन्यास की नायिका है, ठीक है, उच्च कुल की कन्या है, क्या करती हैं? समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करती हैं। हमें कहानी पे भी आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको देखते हैं पृथुसेन। पृथुसेन क्या है? दास पुत्र हैं, शौर्य और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, शौर्य और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक बाधाओं का इनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर है देवी मल्लिका, प्रसिद्ध राजनर्तकी, ठीक है, प्रसिद्ध राजनर्तकी, और दिव्या को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, उत्तराधिकारिणी बनाना चाहती है। ठीक है, दिव्या को अपना उत्तराधिकारिणी बनाना चाहती हैं। ठीक है, और क्या है कि लास्ट में जो आपको दिखते हैं वो मारिश, दिव्या के अंतिम साथी, जो उसे उसकी जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, दिव्या को नई दिशा दिखाता है मारिश। तो ये कुछ 4 प्रमुख पात्र हैं दिव्या उपन्यास के। और अब मैं बात करना चाहूंगा कहीं ना कहीं कि जो दिव्या उपन्यास है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं, कथा वस्तु पे आ जाता हूं। कथा वस्तु आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या है कहानी। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिव्या उपन्यास की क्या है? भद्र गणराज्य है, ठीक है, गणराज्य क्या है? भद्र गणराज्य है, ठीक है। ठीक है, भद्र गणराज्य, ठीक है, वहां की राजधानी सागल है, ठीक है। वहां की राजधानी क्या है? सागल है, ठीक। हर वर्ष यहां पे मधु पर्व का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।
वहां पे कला की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वही देवी मल्लिका जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये देवी मल्लिका जिनकी यहां पे बात हो रही है, ठीक है, ये देवी जो मल्लिका है, इनकी जो युवा पुत्री रुचिरा है, मतलब देवी मल्लिका हर वर्ष नृत्य क्या करती थी, उनकी पुत्री रुचिरा की मृत्यु हो चुकी है, तो 2 वर्ष से देवी मल्लिका जो है वो जो कला उत्सव है इसमें भाग नहीं ले रही हैं, ठीक है। मैं यहां पे और भी लिख देता हूं, मधु पर्व का उत्सव, ठीक है, इन्हीं की जो पुत्री है, ठीक है, तो जो देवी मल्लिका है ये भाग नहीं ले सकी हैं, ठीक है। अच्छा, जो दिव्या है वो क्या है, धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री थी, ठीक, जो दिव्या है ये क्या है, ठीक है, धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या पृथुसेन की प्रेमिका है, उपन्यास की नायिका है। बहुत ध्यान से सुनते रहना है आपको। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उपन्यास जरूर पढ़े इस क्लास के बाद में, लेकिन अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये जरूर कर लें कि नंबर 1 इस क्लास को अच्छे से सुन लें, नंबर 2 आप ग्रुप में जो पीडीएफ आएगा उसको डिटेल में उसकी समरी पढ़ लें। ये 2 काम जरूर कर लें हिंदी साहित्य में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक। तो धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या, ठीक है, जो राज नर्तकी मल्लिका हैं इनकी प्रिय शिष्य भी हैं दिव्या, जो मल्लिका की प्रिय क्या कहते हैं शिष्या भी है दिव्या, ठीक है। और पुत्री की वियोग में जो मल्लिका जल रही थी, उनको जब दिव्या दिखती है तो अक्सर आप देखोगे उसमें कि दिव्या को अपनी पुत्री के समान मानती। अच्छा, दिव्या के माता पिता का जो था वो देहावसान हो चुका है, वो मर चुके हैं, इसलिए वो जो उनके पितामह यानी कि जो बाबा हैं देव शर्मा, उनके संरक्षण में रहती थी। उनकी जो उनका पालन पोषण कौन, इनकी एक दासी है, धाता नाम है उनका, ठीक है, तो उन्होंने किया था। तो इनका पालन पोषण माता पिता की, इसीलिए मैं किरदार पहले लिख लिया था कि इसमें बताता चलूंगा आपको थोड़ा सा। माता पिता की मृत्यु, जो दासी धाता है ने लालन पालन किया, ठीक है, दासी धाता ने लालन पालन किया किसका, दिव्या का, ठीक है। और जो दासी की पुत्र एक आती, दासी की जो पुत्री है छाया नाम है, वो इनकी प्रमुख मित्र है दिव्या की सहेली। तो एक और किरदार यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यही जो दासी है धाता, नहीं इस दाता की पुत्री छाया सहेली है दिव्या की। और आप ये भी देखने में मतलब पढ़ोगे जब आपको तो पता चलेगा कि ये धाता ने स्तनपान भी कराया है, अपना दूध पिलाया किसको, दिव्या को, बहुत मानती, ठीक है। जब दिव्या बड़ी हो जाती है, पृथुसेन, रुद्रधीर, मारिश, ये तीनों, पृथुसेन, मारिश तो दिख रहे हैं, एक और व्यक्ति है रुद्रधीर, ये तीनों चाहते थे कि मैं दिव्या से शादी करूं, लेकिन दिव्या मन से पृथुसेन को बहुत मानती थी, चाहती थी, और उनके ही प्रेम में खुद को अर्पित कर देती हैं। कौन, दिव्या पृथुसेन के प्रेम में खुद को अर्पित कर देती हैं। मारिश भी चाहते थे, रुद्रधीर भी चाहते थे कि क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो दिव्या को शादी करें, ठीक है। एक चीज और है कि रुद्रसेन, पृथुसेन, मैंने बताया कि खुद भी वो दास पुत्र था, तो कहीं ना कहीं एक वो सॉफ्ट कॉर्नर भी था पृथुसेन को लेके, और फिर उनके प्रेम में पड़ती हैं, उनकी पृथुसेन के पुत्र की मां बन जाती है, ठीक है, पृथुसेन के पुत्र की क्या बन जाती है, मां बन जाती है, ठीक है। खैर, आगे दिखता है कि जो पृथुसेन है वो युद्ध में भाग लेने चला जाता है, आगे युद्ध में भाग लेने चला जाता है, पृथुसेन जो है युद्ध में भाग लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। और
युद्ध से जीत के जब वो लौटता है तो कई सारे सीक्वेंस होते हैं, नॉवेल पढ़िएगा, कई सारे सीक्वेंस होते हैं और वो दिव्या से नहीं मिल पाता है। युद्ध से वापस आने के बाद दिव्या से नहीं मिल पाता है, ठीक। और कारण उसका यह है कि चूंकि वो गर्भवती हो चुकी थी, लोग कुछ ना कहें तो वो छाया के साथ बाहर चली जाती हैं दिव्या, ठीक है। अच्छा, चूंकि दिव्या गर्भवती थी तो बहुत ज्यादा अलग अलग जगह भटक भी नहीं सकती थी दिव्या। मैं इसीलिए आपको यह सीन क्लियर कर दिया हूं ताकि आप इसको देख के समझते भी रहें। तो दिव्या चूंकि गर्भवती थी और बहुत जगह जा नहीं सकती थी, तो एक वो पांथशाला में ठहरने का वो आग्रह करती हैं, सोचती हैं कि वहां पे रुका जाए। लेकिन छाया ने समझाया कि अगर बिना किसी पुरुष के आप किसी पंथशाला में, किसी ऐसी जगह, धर्मशाला में, कहीं पे भी आप रुकोगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक महिला को गर्भवती रूप में कोई भी देखेगा तो आक्षेप करेगा, उस आक्षेप से बचाना चाहती हैं छाया दिव्या को, ठीक है। और इस प्रकार अलग अलग जगहों पे चक्कर लगाती रहती हैं दिव्या, छाया। अंत में एक वृद्धा है, वो आश्रय देती हैं, ठीक है। और बाद में ऐसा दिखता है कि वो वृद्धा इन दोनों को बेच देती है एक व्यापारी के हाथ, ठीक। व्यापारी दासी को, यानी कि छाया को उससे हटा के दिव्या को एक पुरोहित जिसका नाम चक्रधर था उसके पास बेच देता है, ठीक है। 50 स्वर्ण मुद्रा लेके बेच देता है। इस बीच दिव्या जो गर्भिणी थी, जो मतलब गर्भवती थी, वो एक पुत्र को जन्म देती है, ठीक है। अब पुरोहित को अपने घर में एक दासी की जरूरत थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसके साथ भी कुछ इश्यू हो गया था, और जो दिव्या है, मतलब बच्चे को पैदा करते समय जो पुरोहित की वाइफ थी वो भी चल बसी। तो सॉरी, माफ करना, पुरोहित की जो वाइफ है, मतलब कई बार क्या होता है ना कि स्टोरी की लेयर्स ना मिस हो जाएं, तो कुछ कुछ बिंदु कई बार छूट जाते हैं, ध्यान से देखना। जो पुरोहित की वाइफ है, ठीक है, वो एक ज्वर से, एक बुखार से पीड़ित हो जाती है, तो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है। ये मैं थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, ठीक है। तो दिव्या जो है वो पुरोहित के बच्चे को भी अपनी जैसे बच्चे की तरह स्तनपान कराती है, लेकिन दोनों बच्चों को स्तनपान करा पाए क्योंकि इतनी तो भाई उनके अंदर पोषण भी नहीं था कि दोनों बच्चों को स्तनपान करा सकती दिव्या। तो क्या होता है कि जो पुरोहित की पत्नी है, तुम देखो कैसे इक्वेशन बदलता है कि जो पुरोहित की पत्नी है वो क्या चाहती है कि दिव्या के जो बच्चा है, पुत्र है, उसको बेच दिया जाए। पुरोहित की पत्नी चाहती है कि दिव्या के बच्चे को बेच दिया जाए, ठीक है। लेकिन दिव्या चाहती है कि जो मेरा बच्चा है वो स्वतंत्र जीवन जिए, वो कुछ इस दास प्रकार का या इस प्रकार का गुलामी का जीवन ना जिए, दिव्या चाहती है, ठीक। वो दिव्या जो है वो वैश्या का मार्ग भी अपनाने को तैयार हो जाती है, लेकिन बच्चे के साथ कोई भी दिव्या को स्वीकार नहीं करना चाहता, ठीक। इसलिए वो निराश हो जाती है और उसमें एक सीन दिखाता है कि यमुना नदी के किनारे जो दिव्या है वो जाके बैठ जाती है निराशा में, ठीक है। इसी बीच जो पुरोहित था जिसके घर ये गई थी, जिनके बेटे को भी दूध पिला रही थी, वो वापस पकड़ने को आता है। उसे देखकर वो बच्चे के साथ यमुना में कूद जाती है, बच्चा डूब के मर जाता है, वो बहती जा रही थी। इस दौरान राज नर्तकी एक और है, दूसरी राज नर्तकी, उनका नाम है रत्नप्रभा, उनकी नजर जाती है। वो सेवकों से कहती है कि नदी से बाहर निकालो। एक और किरदार है चक्रधर, वो भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और जब निकालती हैं तो वो पुरोहित आते हैं, कहते हैं हमने तो 50 स्वर्ण मुद्राएं देके दिव्या को खरीदा था, 50 स्वर्ण मुद्राएं देके दिव्या को खरीदा था, आप ऐसे नहीं ले जा सकती। तो वो 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरोहित को, राज पुरोहित उसको देती हैं रत्नप्रभा, और दिव्या को अपने घर ले जाती हैं।
दिव्या का नृत्य देख के रत्न प्रभा भी बहुत आश्चर्यचकित होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी नृत्यांगना तो थी ही वो, ठीक है। उन्होंने उसका नाम बदल दिया, और उसका नाम क्या रखता है, दिव्या का नाम बदल के क्या रख देता है, अंशुमाला रख देते हैं, ठीक है। दिव्या का नाम बदल के अंशुमाला रख देती हैं, दिव्या का नाम बदल के क्या रख देती हैं, अंशुमाला रख देती हैं, ठीक है। और चूंकि दिव्या का नृत्य हमेशा से शानदार रहा, तो जिस दरबार में वो नाचती हैं वहां के रसिकगण भी उनको बहुत क्या कहते हैं, प्रेम करने लगते हैं, या कह सकते हो कि आकर्षित हो जाते हैं। उस दरबार के जो लोग हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रुद्रधीर की बात की थी, एक और किरदार मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। एक और किरदार है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, रुद्रधीर, ठीक है, जिसकी भी मैंने बात भी की थी। तो जो रुद्रधीर है, ठीक है, रुद्रधीर से जलन तो थी, रुद्रधीर की पृथुसेन से जलन तो थी, वो षड्यंत्र रचता है। पृथुसेन जो है ये भाई साहब, ये अपना सब कुछ, धन पदवी सब खो देते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। और एक दिन जो अगला सीन आप देखोगे वहां पे, तो क्या है, जो राजनर्तकी की मल्लिका है वो अंशुमाला के बारे में सुनती हैं। समझ में तो आता ही है कि दिव्या हो सकती है, तो अंशुमाला में के बारे में सुन के वो रत्नप्रभा के आती है। रत्नप्रभा भी मल्लिका की शिष्या ही रहती है। अंशुमाला को देख के पता चल गया कि दिव्या ही है, वो उसे अपने साथ राजधानी ले आती है और उसे राजनर्तकी बनाना चाहती हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि विरोध किया कि द्विज कन्या, ये शर्मा जी की कन्या थी, ये वैश्या के आसन पर बैठ के सुलभ नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी, समाज के लिए सही नहीं है। और दिव्या पुनः निराश हो जाती है, क्योंकि उसको एक दूसरा मौका मिला था। देखो, दिव्या के मन में कोई छल कपट नहीं है। ऑल शी वॉन्ट्स की जो जिंदगी है, वो जिंदगी को कोई आकार मिले। तो पुनः उसको एक समाज के द्वारा निकाला दे दिया जाता है, और फिर वो निराश होकर जाने लगती है। फिर वो चलते चलते नगर के द्वार पे एक पंथशाला है, वहां पहुंचती है, वहां जाती है। वहां पे एक भिक्षु भी पंथशाला के सामने आके पहुंचता है, जो पृथुसेन था, ठीक है। वो दिव्या से तथागत की शरण में आने को कहता है, ठीक है। तथागत कौन है, कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। तथागत की शरण में आने को कहता है, ठीक है। और दिव्या ने पूछा कि जब आप तथागत की शरण में जा रहे हो, तो इस प्रकार का जो भिक्षु है, जो बौद्ध भिक्षु है, उसकी जिंदगी में या बौद्ध भिक्षुओं की जिंदगी में नारी का क्या स्थान है। तो वो कहता है पृथुसेन की नारी का धर्म निर्माण नहीं है, सृष्टि है। यही बात दिव्या भी दोहराती है कि यस, यही मैं कहना चाहती हूं कि नारी का धर्म निर्माण नहीं है, नारी का धर्म सृष्टि है। वो उस भिक्षु से यानी कि पृथुसेन से समन्वय नहीं स्थापित कर पाती, और पृथुसेन वहां पर निरुत्तर खड़ा दिखता है। इसी बीच मारिश आता है उनके बीच। ये मारिश, ठीक है, ये आके स्त्री पुरुष का जो स्वाभाविक संबंध है वो स्थापित करने की कामना करता है। चूंकि मारिश पसंद करता था दिव्या को, कहता है कि जो स्त्री पुरुष का स्वाभाविक संबंध होता है, मैं उस प्रकार से आपसे जुड़ना चाहूंगा, मारिश कहता है दिव्या से। और उसकी बात जब दिव्या सुनती है तो दोनों हाथ फैलाकर कहती है कि मुझे आश्रय दो आर्य, मारिश को कहती है। और यहीं पे ये दिव्या उपन्यास जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो मारिश के साथ चली जाती है, ठीक है, अल्टीमेटली वो मारिश के साथ चली जाती है। ये कहानी है पृथुसेन के पुत्र की। पृथुसेन के पुत्र की वो मां बनती है, पृथुसेन को खबर नहीं, ट्राई करते तो मिल सकते थे, नहीं हो पाता है। वो बच्चा किन किन परिस्थितियों को झेलते हुए मर जाता है डूब के। वापस आते हैं तो फिर ये कहते हैं तथागत के रास्ते पे चलो। दिव्या को वो स्वीकार नहीं था, और दिव्या जो है वो तथागत रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी। जो मारिश कहता है कि जो पुरुष और महिला के बीच का संबंध है उस डायरेक्शन में चलो, और उधर वो चली जाती हैं। ये कहानी है दिव्या की। अब इसका भी एक विस्तृत वर्जन मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। चाहिए क्या, मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना।
और थोड़ा विस्तारित रूप से कहानी को आप वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो सारांशतः संपूर्ण कहानी को क्लास में बताना संभव नहीं है, तो सारांशतः जहां तक संभव हुआ मैंने वहां तक बताने की क्या कहते हैं कोशिश की। ठीक है, तथागत रास्ता मतलब बौद्ध धर्म के रास्ते की बात कर रहा हूं विधि। ठीक है, तो तथागत का रास्ता मतलब बौद्ध धर्म का जो रास्ता है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये है दिव्या कहानी का सारांश जो मैंने बताया। आशा करता हूं कि ये सारांश आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि आप अलग से उपन्यास भी पढ़ेंगे। ठीक है, उपन्यास भी पढ़ेंगे और अपने स्तर पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो दिव्या उपन्यास पे आधारित था अच्छा लगा होगा। कक्षाओं में जब हम पढ़ाते हैं तो कोई यही एनवायरनमेंट रहता है और इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझा सकें। तो अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का नया बैच 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है 26 फरवरी से, और इस बैच पे जुड़ने के लिए आप studyIQ.com विजिट करके इस कोड का प्रयोग जरूर करें। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, प्राइस मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक मेंटरशिप बैच भी है जहां पे 1-to-1 डिटेल में बात होती है आपसे। ठीक है, तो आप कोशिश करके एक बार विजिट करें हिंदी लिटरेचर में जुड़ने के लिए, हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए। देखिए, मुख्य परीक्षा में मार्क्स मैटर करते हैं, रैंक निर्धारित करते हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है कि अच्छे नंबर आए हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, बात की जाए अगर मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो ये @ऑफिशियल-विकास करके टेलीग्राम चैनल है। तो आप सर्च बॉक्स में जाके डालेंगे @ऑफिशियल-विकास तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। स्कैन करके भी आप सीधे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको हिंदी साहित्य बैच से जुड़ी कोई और भी क्वेरी है तो मैं आपको बताता चलूं कि आप मेरे ईमेल आईडी से भी मुझ पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो मेरी है वो क्या है, vikas.singh@studyIQ.com। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, vikas.singh। ध्यान रखना है कि विकास है, विकास नहीं है। और जो मेरा कोड है वो है विकास लाइव, जो आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।